मैं डॉक्टर रश्मि वशिष्ठ, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर। बच्चों, कल हम अपनी जो कक्षा थी उसके अंदर प्रजातांत्रिक समाजवाद क्या है, इसका अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है और इसके तत्व क्या हैं, लक्षण और विशेषताएं, इन सब के बारे में जो सिद्धांत हैं उन सब के बारे में अध्ययन किया। आज हम ये देखेंगे कि प्रजातांत्रिक जो समाजवाद की व्यवस्था है उसकी गुण क्या हैं, उसकी कमियां क्या हैं और वर्तमान में वो किस प्रकार से काम कर रही है व्यवस्था। तो जो प्रजातांत्रिक समाजवाद की व्यवस्था है उसके अपनी कुछ विशेषताएं हैं, कुछ गुण हैं उसके। जो प्रजातांत्रिक समाजवाद के अपने कुछ गुण हैं जिन्होंने इसे आज विश्व की सर्वाधिक लोकप्रिय विचारधारा बना दिया है। पूंजीवाद और साम्यवाद जीवन की दो परस्पर नितांत विरोधी विचारधाराएं हैं और इन दोनों के अंतर्गत चरमतावादी दर्शन को ग्रहण किया गया है। प्रजातांत्रिक समाजवाद में पूंजीवाद और साम्यवाद इन दोनों की व्यवस्थाओं के गुणों को ग्रहण करने का प्रयत्न किया गया है। यह व्यक्ति और समाज दोनों के हितों को यथोचित रूप से दृष्टि में रखता है और एक के मूल्य पर दूसरों के हितों की रक्षा के लिए नहीं वरन दोनों के हितों के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील है। ये पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों के ही दोषों से परिचित है और अपने आप को उनसे दूर रखने का प्रयत्न कर रहा है, कोशिश कर रहा है। ये पूंजीवाद के दोष जो शोषण और असमानता, अत्याचार से, उनसे मुक्ति चाहता है तथा साम्यवाद के जो दोष हैं, निरंकुशता और मानवीय स्वतंत्रता पर अत्यधिक प्रतिबंध, उनसे भी मुक्ति चाहता है, उनको अपने आप को दूर रखना चाहता है। तो यह व्यवस्था प्रजातांत्रिक समाजवाद जो है व्यक्तियों के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास में विश्वास करता है और इस दृष्टि से अधिक संभव सीमा तक व्यक्तियों को नागरिक, राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। निजी संपत्ति के संबंध में प्रजातांत्रिक समाजवाद का दृष्टिकोण बहुत अधिक यथार्थवादी है। प्रजातांत्रिक समाजवाद के अन्य रूपों की तुलना में यह श्रेष्ठ व्यवस्था है जो कि धर्म और नैतिकता के महत्व को, जिसमें समाजवाद के अन्य रूपों में सामान्यतः धर्म और नैतिकता के महत्व को अस्वीकार किया गया है और उनका विरोध किया गया है, किंतु प्रजातांत्रिक समाजवाद मानवीय जीवन को व्यवस्थित रखने में धर्म और नैतिकता के महत्व को स्वीकार करता है, उसे उचित मानता है और मानव धर्म पर आधारित मानता है उसे। प्रजातांत्रिक समाजवाद केंद्रीकृत सत्ता के दोषों से परिचित है और उसके द्वारा इस बात पर जोर दिया गया है कि हमारे द्वारा आर्थिक और राजनीतिक सत्ता के विकेंद्रीकरण का मार्ग अपनाया जाना चाहिए। यह प्रजातांत्रिक समाजवाद राष्ट्रीयकरण की कमियों से भी परिचित है और पिछले 20 वर्षों में उसने ये स्वीकार किया है कि राष्ट्रीयकरण आर्थिक जीवन की सभी बुराइयों का हल नहीं है। इस कारण वर्तमान समय में प्रजातांत्रिक समाजवाद के द्वारा राष्ट्रीयकरण के स्थान पर समाजीकरण पर बल दिया जाने लगा है। राष्ट्रीयकरण और राज्यवाद के दोषों को दूर करने के लिए प्रजातांत्रिक समाजवाद के द्वारा बहुत अधिक उपयोगी सुझाव दिए गए हैं और इन्हें मानने के लिए कहा गया है। प्रजातांत्रिक समाजवाद इस दृष्टि से श्रेष्ठ है, ये समानता पर आधारित सामाजिक व्यवस्था की स्थापना के लिए हिंसा या बल का प्रयोग को आवश्यक नहीं मानता है। वांछित समाज की स्थापना शांतिपूर्ण और संवैधानिक साधनों के द्वारा ही करने के पक्ष में रहता है और उसे उचित भी मानता है। समाजवाद लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा में विश्वास करता है और नियोजन की पद्धति को अपनाकर समस्त जनता के कल्याण में कार्य करना चाहता है। तो इतने सारे गुण, विशेषताएं, लक्षण होने के बाद भी प्रजातांत्रिक समाजवाद के विरुद्ध तर्क दिए जाते हैं और आलोचकों के द्वारा इसकी आलोचना भी की जाती है। उनका मानना है कि इसमें किसी भी प्रकार का ठोस दर्शन नहीं पाया जाता है। साम्यवादी विचारधारा एक बहुत अधिक ठोस दर्शन कार्ल मार्क्स और एंजेल्स की विचारधारा पर आधारित है, लेकिन प्रजातांत्रिक समाजवाद के पीछे ऐसे कोई भी दर्शन नहीं है, बल्कि ब्रिटिश, अमेरिकन, भारतीय समाजवादियों द्वारा अपने अपने देश की बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार प्रजातांत्रिक समाजवाद का प्रतिपादन किया गया है, जहाँ की परिस्थितियाँ अलग अलग हैं और अपनी सामाजिक राजनीतिक व्यवस्थाओं के आधार पर वे इसका रूप देखते हैं और इसे अपनाने की कोशिश करते हैं। यह एक विरोधाभास दर्शन है और इसीलिए E.M. बर्स ने अपनी पुस्तक में इसके विरोध के बारे में विस्तार से विश्लेषण किया है, बताया है। उन्होंने समाजवाद नियंत्रणों की व्यवस्था में है और प्रजातांत्रिक स्वतंत्रता में विश्वास करता है, जबकि समाजवाद नियंत्रणों की व्यवस्था में प्रजातंत्र
और समाजवाद के परस्पर विरोध के कारण प्रजातांत्रिक समाजवादियों की विचारधारा में भी विरोधाभास पाया जाता है। नैतिक दृष्टि से भी उसे उचित नहीं माना जाता है। यह विचारधारा समानता की धारणा पर आधारित है, किंतु प्रकृति की दृष्टि से मनुष्य समान नहीं होते हैं। उनमें शारीरिक शक्ति, मानसिक, बौद्धिक, चारित्रिक भेद पाए जाते हैं। ऐसी स्थिति में जिन व्यक्तियों ने अपनी योग्यता, परिश्रम और मितव्ययिता के बल पर अन्य व्यक्तियों से अधिक संपत्ति अर्जित कर ली है, उन्हें अपनी इच्छानुसार संपत्ति के प्रयोग का अधिकार भी प्राप्त होना चाहिए। लेकिन समाजवादी परिश्रमी और योग्य व्यक्तियों की संपत्ति आलसी और अकर्ण व्यक्तियों को बांटना चाहते हैं। प्रजातांत्रिक समाजवाद को वैधानिक लुटेरापन या बहुमत के लुटेरेपन की संख्या भी दी गई है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी इसे गलत माना गया है। उनका कहना है कि व्यक्ति परिश्रम इस विश्वास के आधार पर करते हैं कि परिश्रम से प्राप्त आय का वे इच्छानुसार उपयोग कर सकेंगे और अपनी संतान के लिए छोड़ सकेंगे। लेकिन यह विश्वास और प्रेरणा समाप्त हो जाने पर वे आलसी और अनुत्तरदायी हो जाएंगे। सर्वाधिकार की ओर भी इनका ये चरण है बढ़ता हुआ। आलोचक कहते हैं कि प्रजातांत्रिक समाजवाद के नाम पर शासन के हाथ में अत्यधिक शक्ति आ जाती है और इस प्रकार समाजवाद सर्वाधिकारवाद की ओर बढ़ने लग जाता है। व्यक्तियों के चारित्रिक पतन भी इसमें होता है, क्योंकि व्यक्ति को निरुत्साहित किया जाता है और व्यक्तियों की स्वतंत्रता को बहुत अधिक सीमित कर दिया जाता है। इसलिए व्यक्तियों के चरित्र में पतन की आशंका रहती है। नौकरशाही का इसमें विस्तार होता है। भ्रष्टाचार, लाल फीताशाही नौकरशाही की कार्यवाही विधि के अनिवार्य अंग हैं। प्रजातांत्रिक समाजवाद में नौकरशाही के इन दोषों से समस्त व्यवस्था ही ग्रसित हो जाएगी। उपभोक्ताओं के लिए भी ये कष्टप्रद है तथा वैधानिक और शांतिमय उपायों से महत्वपूर्ण परिवर्तन संभव नहीं होते, ऐसा आलोचकों का मानना है। हमारा व्यवहारिक अनुभव ये बताता है कि समाजवाद के नाम पर चुने गए प्रतिनिधि चुने जाने के बाद पूंजीपतियों की विपुल आर्थिक शक्ति और साधनों के प्रभाव में आ जाते हैं तथा उनके द्वारा आर्थिक समानता स्थापित करने की बात भूलकर व्यक्तिगत हितों की पूर्ति की जाती है। इस कारण वैध उपायों के आधार पर किसी भी देश में समाजवाद की स्थापना नहीं की जा सकती है। भौतिकवादी धारणा है ये। आलोचक मानते हैं कि इसे मात्र उपयोगितावादी और भौतिकवादी दर्शन की भी संख्या दी जाती है, क्योंकि आलोचकों के अनुसार इसमें नैतिक सिद्धांतों की ओर उचित ध्यान नहीं दिया जाता है। प्रजातांत्रिक समाजवाद की बहुत सारी आलोचनाएं की जाती हैं, लेकिन इन सभी आलोचनाओं के बावजूद ये कहा जा सकता है कि इन आलोचनाओं का सैद्धांतिक दृष्टि से कुछ महत्व है, कुछ ही महत्व है। जहाँ तक व्यवहार का संबंध है, हमारे सम्मुख प्रजातंत्र के समान ही प्रजातांत्रिक समाजवाद का कोई विकल्प नहीं है। प्रजातांत्रिक समाजवाद के जो दोष बताए गए हैं वास्तव में इस विचारधारा के दोष नहीं हैं, बल्कि मानवीय व्यक्तित्व, मानवीय व्यवहार, चरित्र और हमारे जीवन व्यवस्था के दोष हैं, जिन्हें हम चाहें तो शिक्षा, जनमत के विकास, नैतिकता के उत्थान तथा प्रशासनिक कुशलता के आधार पर दूर कर सकते हैं और उन सारी समस्याओं को दूर किया जा सकता है। आज 20वीं सदी के अंतिम दशक में समाजवाद और समाजवाद के इस रूप प्रजातांत्रिक समाजवाद के संबंध में विचित्र सी स्थिति है। कहा जा रहा है कि समस्त विश्व ने समाजवाद को अस्वीकार कर दिया है तथा उसे उदारवादी अर्थव्यवस्था की ओर प्रवृत्त कर दिया है, लेकिन इसमें आंशिक सच्चाई है, पूर्ण सच्चाई नहीं पाई जाती है। मानव व्यवहार व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज सेवा के भाव का परिचय नहीं दे पाया है, अतः इसे समाजवाद की असफलता नहीं वरन समाजवाद के संदर्भ में मानव की असफलता कहा जाना चाहिए। वस्तुतः आज विश्व के विभिन्न देश राजनीतिक विचारधारा के विवाद और झंझट से स्वयं को मुक्त कर यथार्थवाद के धरातल पर खड़े हो गए हैं, लेकिन वर्तमान में प्रजातांत्रिक जो समाजवाद की व्यवस्था है उसे श्रेष्ठता से अपनाया जा सकता है, उनके दोषों को दूर करके।